हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 2018 का सेट बी। इससे पहले वाले जो हैं क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं, उसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, वैसे ये अब सिलेबस में नहीं है, जैसे बोनीफिश फ्रॉग दोनों में ही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसक्राइब्ड बाई RNA पॉलीमरेज 1। तो राइबोसोमल RNAs हैं, ये RNA पॉलीमरेज 1 इसको ट्रांसक्राइब करता है, तो डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनिशिएटिव कोडोन। इनिशिएटिव कोडन होता है AUG, जो इसमें से AUG मीथियोनिन होता है इनिशिएटर, इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज आ जाएगा। सिलेकेंथ वाजे, सिलेकेंथ क्या है? एक फिश है जो कि बाद में इवॉल्व हो गए थे एम्फीबियंस में, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एनाबीना नोस्टक ओसिलेटोरिया। तीनों ही नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन सही आंसर है। The interaction between the cattle aggregate and the grazing cattle is an example of the commensalism। इसमें जो कैटल एग्रेट को तो फ़ायदा हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है, लेकिन ग्रेजिंग कैटल को कोई नुकसान नहीं होता, ना ही कोई फ़ायदा होता है। तो इसमें कमेंसलिज्म में ऐसा ही होता है, एक को फ़ायदा और दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान, तो इसमें कमेंसलिज्म सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा जो है सिलेबस में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द पाइनर कम्युनिटी इन हाइड्रास इकोलॉजिकल, ये नहीं है। अगला देख लेते हैं, द मोस्ट रिचेस्ट स्पीसीज एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म आर द, किसमें पाई जाएगी? मेगा डाइवर्सिटी जोन, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आ जाएगा इसमें। 9th क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। GIFT गिफ्ट देख लेते हैं क्या है। G से गैमेट होता है, I से इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें गैमेट, जी से गैमेट यानी गैमेट का ट्रांसफ़र होना है, तो ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम, जैसे ओवम गैमेट है तो इसका ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ से कहाँ तक। एक डोनर से ओवम लेकर रेसिपिएंट के पास, रेसिपिएंट जो फीमेल है, जो खुद का जो है एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उसको डोनर से ओवम लेकर ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट कैन प्रोवाइड सुटेबल, लेकिन वो जो रिसीवर है वो उसकी फर्टिलाइजेशन के लिए और फर्दर डेवलपमेंट के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो उसमें ये टेक्निक अपनाई जाती है गिफ्ट। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक एक तरह से केमिकल होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सम माइक्रोब्स, और ये माइक्रोब्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, और वो दूसरे माइक्रोब्स को ही किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं। कौन से किसको मारेंगे? जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, उनको किल करने के लिए माइक्रोब से ही ये केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो बायोटिक्स का मतलब बायो माइक्रोब्स हैं, और एंटी यानी उनकी एंटी। होम्योस्टेसिस अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अब हमारा जो है सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेशन में क्या अंतर है? तो स्पर्मियोजेनेसिस देख लेते हैं क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्मेटिड्स। इसका ये वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड्स को हम स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफ़र करते हैं और स्पर्म में थ्रू डिफ्रेंशिएशन, यानी कि स्पर्मेटिड्स में कुछ डिफ्रेंशिएशन होते हैं, और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स में। स्पर्मेशन क्या है? इसमें क्या होता है, जो स्पर्म हेड होता है वो एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल में। किस लिए होता है? वो वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिशन लेने के लिए, नरिशमेंट लेने के लिए, और फिर फाइनली वो रिलीज़ हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और जब वो रिलीज़ होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशंस, यानी स्पर्म का रिलीज होना क्या कहलाएगा? स्पर्मिएशंस। अगला देख लेते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगला है, व्हाट इज़ राइट अबाउट द इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस ऑफ कंट्रासेप्शन, यानी IUDs के बारे में हमने बताना है क्या होती हैं। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस है, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज। ये इसको कौन इंसर्ट करेगा? एक्सपर्ट करते हैं इसमें, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नर्स हो। इन द यूट्रस, यूट्रस में, थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू यूट्रस में ये जो है इंसर्ट की जाती हैं। IUDs आर द प्रेजेंटली अवेलेबल एज
तो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज होती हैं। नॉन मेडिकेटेड में कौन कौन हो गया, लिप्स लूप हो गई, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। कॉपर आयंस जो है वो रिलीज करते हैं और सप्रेस कर देते हैं, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स को भी वो सप्रेस कर देते हैं। तो ये इस तरह काम करेंगे। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़ क्या होती हैं, प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20, ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़ हैं। ये यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़, और सर्विक्स हॉस्टाइल हो जाता है स्पर्म्स की। कॉमन फंक्शंस ऑफ ऑल द आयोडीज आर इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। आयोडीज आर आइडियल कंट्रासेप्टिव होते हैं फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रंस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। तो ये आप लिख देना, 2 मार्क्स का है। अगला है व्हाट आर द एक्सोन एंड इंट्रोन्स। एक्सोन क्या होते हैं, जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और एक्सप्रेस सीक्वेंस होते हैं उनको हम एक्सोन बोलते हैं। ये मेच्योर प्रोसेस्ड RNA में अपीयर होते हैं। इंट्रोन्स क्या होते हैं, इंट्रोन्स तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस या अनएक्सप्रेस सीक्वेंस है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ना ही किसी चीज़ को कोड करते, उनको इंट्रोन्स बोलते हैं, इंट्रोन्स कहते हैं। ये इंटरमीनिंग सीक्वेंसेस होते हैं, ये मेच्योर RNA या प्रोसेस्ड RNA में अपीयर नहीं होते, इनको अलग कर दिया जाता है कट करके। एक्सोन इंट्रोन ऐसे होते हैं। ये फिर इंट्रोन को कट करके रिमूव कर देते हैं और फिर एक्सोन को लाइगेज एंजाइम से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये एक्सोन और इंट्रोन्स होते हैं। राइट अबाउट ह्यूगो डिवरीज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द डार्विन्स व्यू। देखिए ऊपर दे रखा है इसका, ये थ्योरी क्या है। ह्यूगो डिवरीज म्यूटेशन थ्योरी होती है एवोल्यूशन की, और उन्होंने किस पर काम किया था, ह्यूगो डिवरीज ने इवनिंग प्राइमरोज पे काम किया था। उनके अकॉर्डिंग क्या था, लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग, जो लार्ज डिफरेंस आते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, सडनली होते हैं ये इन ए पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में जो बहुत से जो डिफरेंस आ जाती हैं वो अचानक आते हैं। इट इज़ अ म्यूटेशन विच कॉजेज इवोल्यूशन, और ये म्यूटेशन है जिसके कारण इवोल्यूशन होती है। एंड नोट द माइनर वेरिएशन के कारण इवोल्यूशन नहीं होती, बल्कि म्यूटेशन के कारण आती है, जो कि सडन आती है और लार्ज होती है, और ये रैंडम भी होती है, डायरेक्शन लेस होती है, इसको कोई डायरेक्शन होती है। एंड कोज्ड स्पेशिएशन, और ऐसा होने के बाद स्पेशिएशन हो जाता है। स्पेशिएशन माने फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, एंड हैंस कॉल्ड इट साल्टेशन, इसलिए इसको साल्टेशन बोलते थे। साल्टेशन का मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक स्टेप में बहुत बड़ी म्यूटेशन हो जाना और स्पेशिएशन हो जाना, नए स्पीसीज बन जाना म्यूटेशन के कारण, तो इस ये हो जाएगा ह्यूगो डिफरेंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डार्विनिज थ्योरी में और इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। डार्विन की थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी को बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सेकंड पॉइंट है स्मॉल, डार्विन्स में स्मॉल फ्लैक्चुएशन वेरिएशन के बारे में बात की है डार्विन ने। इसने कहा लार्ज सिंगल वेरिएशन होती है। डार्विन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन ये इवोल्यूशन था वो डायरेक्शनल होता है, इसमें ये जो होता है वो डायरेक्शन लेस होता है, म्यूटेशन जो होती है वो डायरेक्शन लेस होती हैं। डार्विन जो था इस पे साइलेंट था, उसको नहीं पता था कि सोर्स ऑफ वेरिएशंस कहाँ से वेरिएशंस आ रही हैं, लेकिन ह्यूगो डिवरीज ने ये बताया कि जो वेरिएशन का सोर्स है वो म्यूटेशन होता है। डार्विन ने कहा था कि जो वेरिएशंस होती हैं वो कंटिन्यूस होती है और ग्रेजुअल लगातार होती रहती हैं, लेकिन इसने ह्यूगो डिवरीज ने क्या बताया था कि ये सडन है, अचानक होने वाली है, डिसकंटिन्यूस है एंड ग्रेजुअल वेरिएशंस हैं ये। नोट मतलब ग्रेजुअल तो डार्विन ने बताया था, ह्यूगो डिवरीज नोट ग्रेजुअल वेरिएशंस। तो ये डिफरेंस हो गया है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अनअम्बिगुअस एंड डीजेनरेट कोडोन, ये बीच में छूट गया था। व्हाट डू यू मीन बाय द अनअम्बिगुअस एंड द डीजेनरेट कोडोन। देखो अनअम्बिगुअस कोडोन का मतलब ध्यान से देखिए, वन कोडोन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। जैसे AUG कोडोन है, ये सिर्फ मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा, किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा, और ये स्पेसिफिक होता है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अनअम्बिगुअस कोडोन। एक कोडोन ओनली कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड्स AUG। जैसे AUG है ये मिथ्योनिन के लिए कर रहा है, तो मिथ्योनिन AUG किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा, तो ये इस कंडीशन को बोलेंगे अनअम्बिगुअस, इस फीचर को बोलेंगे अनअम्बिगुअस। डीजेनरेट का मतलब क्या है, कुछ सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोड, कई अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसका जो कि कोड होते हैं कई अमीनो एसिड के द्वारा। जैसे एग्जांपल दे दिया, फिनाइल एलिलाइन अमीनो एसिड है, ये 2 कोडोन से कोड होता है, UU और W और C।
यानी ट्रिपल यू भी फिनाइल एलेनाइन बनाता है, WC भी बनाता है। अब ये यहाँ भी ये अनएम्बिगुअस नेचर है, ट्रिपल यू सिर्फ फिनाइल एलेनाइन ही बनाएगा, कोई और अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। UUC भी फिनाइल एलेनाइन ही बनाएगा, किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, दोनों कोडोन हैं, एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं डीजनरेट कोडोन। जैसे सीरीन अमीनो एसिड है, इसके ये 6 कोडोन से कोडेड होता है, जैसे कि ये UCU, UCC, UCA, UCG, AGU एंड AGC। अब ये 6 कोडोन हैं, ये सीरीन के लिए कोड करते हैं। अब UCU किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, UCC किसी और को नहीं करेगा, UCA, UCC ये किसी और को कोड नहीं करेंगे, सिर्फ सीरीन अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है, तो एक अमीनो एसिड जब कई कोडोन से कोडेड हो तो उसको बोलते हैं डीजनरेट कोडोन। यानी सीरीन किसी से भी 6 में से किसी 6 कोड हैं जो इसको सीरीन को बनाते हैं, तो ये इस तरह से डीजनरेट मतलब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच माइक्रोब्स साइक्लोस्पोरिन ए इज़ प्रोड्यूस्ड, और इसका रोल क्या है। जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से प्रोड्यूस होता है। याद कर लेना, ये हर बार लगभग आता है। किससे होता है, फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। और ये क्या कह रहे हैं, इसका रोल क्या है, इट इज़ यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं। किसमें, जिस पेशेंट का जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो उसमें ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। अगला देखिए, एट विच लेवल द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स कैन बी डन, किस लेवल पे होती है यूकैरियोट्स में, ये भी देख लेते हैं। देखिए, जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स 4 लेवल दे रखे हैं। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है। प्रोसेसिंग ऑफ लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की रेगुलेशन होती है स्प्लाइसिंग की। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर RNA फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, उस समय भी कुछ बदलाव आते हैं। और ट्रांसलेशन लेवल, ये 4 लेवल हैं जिस पर यूकैरियोट्स में रेगुलेशन होती है, जीन्स रेगुलेशन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इस पेज का जो है लास्ट क्वेश्चन था, आगे देख लेते हैं। गिव वेरियस हाइपोथेसिस फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाई ट्रॉपिक्स शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, इसमें दिखा रखे हैं। सम इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस हैं। पहला हाइपोथेसिस है, स्पेशिएशन है इज जनरली फंक्शन ऑफ टाइम। स्पेशिएशन जो स्पीसीज फॉर्मेशन है वो समय लेता है, उसमें टाइम का जो है समय का काम है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड, जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड होते हैं वो अनडिस्टर्ब रहते हैं, यानी वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती और कई सालों तक ऐसा होता है, इसलिए वहाँ पर लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा जो है स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन हो गई है, क्योंकि वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है तो वहाँ आसानी से इवोल्यूशन हो जाता है। सेकंड पॉइंट है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स, जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसमें लेस सीजनल, मतलब उसका सीजन एक जैसा सा होता है, कांस्टेंट होता है, चेंजेस ज़्यादा नहीं आता है। और इससे क्या होता है, दिस प्रमोट निच स्पेशलाइजेशन, इससे जब कोई वो नहीं आता तो निच की स्पेशलाइजेशन हो जाती है और लीड टू ए ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी, और स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा है सी है, देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल। टॉपिक्स पे क्या होते हैं, ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल है, जिससे कि हायर प्रोडक्टिविटी होती है और ग्रेटर डाइवर्सिटी। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो मतलब भोजन ज़्यादा होगा तो उसको खाने वाले भी ज़्यादा आ जाएंगे, तो हायर ग्रेटर डाइवर्सिटी हो जाएगी, तो ये इस तरह से हो जाएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्सटिंक्शन इन बायोडाइवर्सिटी लॉस, को एक्सटिंक्शन का देखिए, व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब एक स्पीसीज कोई भी है जो एक्सटिंक्ट होती है तो प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद, जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है उसके साथ कोई प्लांट या एनिमल एसोसिएट हो सकता है, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो भी क्या है, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। व्हेन ए होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब कोई होस्ट फिश एक्सटिंक्ट होती है तो उसके साथ जो है लगभग पैरासाइट होते हैं जो उस फिश के हैं, वो उसका सारा जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इन को इवोल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म्स वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन लीड्स, एक की एक्सटिंक्शन हो जाएगी तो दूसरे की अपने आप हो जाती है।
तो इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। एक हो गई तो दूसरा उसके बिना नहीं रह सकता, तो उसकी भी एक्सटिंक्शन हो जाएगी। अब हमारा जो है सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3-3 अंक के हैं इसमें। व्हाट इज़ प्लेसेंटा, राइट डाउन इट्स फंक्शन। प्लेसेंटा के बारे में देख लेते हैं क्या है। प्लेसेंटा है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। किस किस के बीच में है, डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है प्लेसेंटा, इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंटरडिजिटेशंस ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड यूट्रिन टिश्यू विद ईच अदर। दोनों का जो है इंटरडिजिटेशन हो जाता है, तब ये प्लेसेंटा बनता है। ये जो है एम्ब्रियो के साथ कनेक्ट होता है थ्रू द एन एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसके साथ प्लेसेंटा कनेक्ट हो जाता है। विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, जो कि हेल्प करती है एम्बिलिकल कॉर्ड जो एम्ब्रियो तक जो है सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए, और एम्ब्रियो से जो है बाहर लाने के लिए भी इसका एम्बिलिकल कॉर्ड का यूज़ ये हेल्प करती है। अब फंक्शंस देख लेते हैं प्लेसेंटा के। प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। क्या काम करता है, वो हेल्प करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाने, एम्ब्रियो तक पहुँचाने में। और वहाँ एम्ब्रियो में जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं या और दूसरे वेस्ट मटेरियल हैं जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है, उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है। सेकंड है प्लेसेंटा जो है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम कर सकता है। एंडोक्राइन टिश्यू जो हार्मोन रिलीज करता है, तो ये प्रोड्यूस करता है सेवरल हार्मोन, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन्स, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्ट्रोजन्स एटसेट्रा। तो ये फंक्शन हो जाएंगे प्लेसेंटा के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज निमोनिया। निमोनिया के एजेंट बताने हैं, सिम्टम्स बताने हैं, और पॉजिटिव एजेंट है। पॉजिटिव एजेंट तो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ये लिख रखा है देखिए। फिर सिम्टम्स क्या हैं, फीवर्स हो जाता है, चिल्स ठंड लगती है, कफ खांसी आती है, सिर दर्द होता है, हेडेक होता है। सीवियर कंडीशन में क्या होता है, जो लिप्स और फिंगर नेल्स होते हैं वो जो है ग्रे हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लूइश यानी नीले रंग के हो जाते हैं रंग में। जब कंडीशन जो है ख़राब हो जाती है तब ऐसा होता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन। कैसे हेल्दी इंसान को कैसे बीमारी लग जाती है, बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन को खांसता है, छींकता है, तो ड्रॉपलेट वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। वहाँ से जब हेल्दी पर्सन इनहेल करता तो वो उसके अंदर चली जाती है। और शेयर करने से भी, ग्लासेस को, टेंसिल्स को विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, शेयर करने से भी, एक दूसरे को छूने से भी ये जो निमोनिया है फैल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। अब प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, उसके अब क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, देखिए। जब उसको कर दिया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाता है, तो जो है मिनिमाइज यूज़ हो जाता है पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइज़र्स का, केमिकल्स का, हम और इनका यूज़ कम हो जाता है। यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज़ ए पॉसिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं उसके कई कारण हैं, वो कैसे बना सकते हैं हम, देखिए। पहला दे रखा पॉइंट, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबाउट स्ट्रेसेस। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं वो टॉलरेंट हो जाती हैं एबायोटिक स्ट्रेस की, यानी कोल्ड हो, ड्रोट हो, साल्ट हो, हीट हो, इन सब कंडीशन में वो अच्छी फसल देती है, पैदावार अच्छी आती है। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, और वो केमिकल पेस्टिसाइड्स पर उसका जो निर्भरता है वो कम हो जाती है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बन जाती हैं। हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज भी कम हो जाते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसीज ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स की जो एफिशिएंसी है मिनरल को अब्जॉर्ब करने की, वो भी जो है बढ़ जाती है। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जांपल दे रखे गोल्डन राइस है, इसमें जो है विटामिन ए बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये विटामिन ए एनरिच्ड राइस बन जाता है। तो इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो उसके बहुत से फ़ायदे हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्राई वेल लेबल डायग्राम ऑफ द ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 शोइंग द रेस्ट्रिक्शन एयर साइट्स एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। देखिए डायग्राम दिखा रखा है, ई कोलाई है, क्लोनिंग वेक्टर है, शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स HIND3, देखो HIND3 दिखा रखा है, EcoR1 दिखा रखा है, BAMH1 दिखा रखा है, ये इधर SAL1 दिखा रखा है, PVU2 है, PST1 है, PVU1 है। तो ये सारी इसकी क्या है, रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ से कट लग सकता है इसमें। एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी दिखा रखे हैं। देखो टेट्रासाइक्लिन है, जहाँ BAMH1 है वहाँ पर टेट्रासाइक्लिन है, और जहाँ पर PVU1 और BST1 है वहाँ पर एम्पिसिलिन है। तो ये दो है हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये कोड करते हैं प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द ROP। जो देखो नीचे पीला पीले इसमें ROP दिखा रखे हैं, जहाँ PVU2 है। यहाँ पर ये रोप जो है ये किसके लिए कोड करती है, प्रोटीन के लिए कोड करती है ये, और ये प्रोटीन इन्वॉल्व होता है इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, और वो प्रोटीन कहाँ इन्वॉल्व होता है, प्लाज्मिड के रेप्लिकेशंस में। तो ये इस तरह आप बता सकते हैं इसका प्लाज्मिड का। 15th क्वेश्चन, सॉइल एरोजन और डेजर्टिफिकेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। अब है सेक्शन डी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। पहला एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन प्लांट्स। एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन बतानी है, कैसे होती है प्लांट्स के अंदर, देख लीजिए ना। पहले तो डायग्राम देख लेते हैं, फिर आगे रिटर्न देख लेंगे। देखिए ये मेगा ओव्यूल के अंदर जो है ये लार्ज मेगास्पोर मदर सेल है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दिखा रखा है, ये बाहर न्यूसेलस है। तो ये लार्ज क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है जो बड़ी दिखाई दे रही है। इसमें मियोसिस 1 हो गई, मियोसिस 1 होती है, ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। जब मियोसिस 1 होती है तो इसमें क्या होता है, 1 से 2 डायड बन गया है, एक सेल से 2 बन गई हैं, 2 बनने पर ये क्या होगी, हैप्लॉइड हो गई हैं सेल। माइक्रोपाइलर एंड पे हो रहा है सब कुछ, न्यूसेलस बाहर दिखा रखा है। मियोसिस 2 हो गई तो 2 से 4 बन जाएंगी, चारों क्या है, ये मेगास्पोर टेट्राड बन गया है, ये क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन है। अब 4 बन गई हैं, 4 में से क्या होता है, 3 तो जो हैं ये जो है डिजनरेट हो जाती हैं, और एक ही फंक्शनल रहती हैं। क्या होता है, जो 4 हमारी मेगास्पोर टेट्राड बने हैं उनमें से जो 3 हैं, 3 मेगास्पोर हैं जो वो क्या हो जाते हैं, वो डिजनरेट हो जाते हैं, और एक जो फंक्शनल है वो ही आगे जाके क्या बनाती है, एम्ब्रियो सैक बनाएगी। देखते हैं मेगास्पोर जो है, जो ऊपर वाले 3 हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, जो नीचे वाला है वो फंक्शनल रहता है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 हैं, ये ऊपर वाले ये तीनों क्या हैं, वो हैं डिजनरेट हो गए। नीचे जो बड़ा वाला है ये जो है फंक्शनल है। फिर इसमें माइटोसिस हो जाती है, माइटोसिस से देखिए 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, 2 से फिर माइटोसिस हुई, फिर 4 बन गए हैं, फिर 4 से फिर 8 हुए। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर अब 6 साइटोकाइनेसिस होंगी, 6 साइटोकाइनेसिस होने से 7 सेल बनी। 7 कैसे बनी, 3 तो माइक्रोपाइलर एंड पे, एक तो एग, 2 सिनर्जिड्स, एक चैलेजल एंड पे, 3 एंटीपोडल्स। तो 3 3 6 बीच में ये एक लंबी सेल है जिसमें कि पोलर न्यूक्लियाई पड़े, सेंट्रल सेल। तो 6 साइटोकाइनेसिस 7 सेल बन गई। तो इस तरह से ये हो गया। फिर ये देखिए ये जो चैलेजल एंड पे दिखा रखा है एंटीपोडल्स हैं, अब ये इससे ये रिवर्स हो गई है, माइक्रोपाइल एंड हम नीचे लेकर आ गई हैं। नीचे देखो फिलीफॉर्म एपरेटस है, सिनर्जिड्स हैं, एग है, ये पोलर न्यूक्लियाई ही ये एंटीपोडल्स हैं। इस तरह से पूरा बन गया है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, फीमेल गैमेटोफाइट है। इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, एक फंक्शनल रहेगा, वाइल द अदर 3 डिजनरेट टुवार्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। ये याद रखना है, टुवार्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड 3 वाले डिजनरेट होते हैं। ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाती है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है।
न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस वो माइटोटिकली डिवाइड करती है, जैसे मैंने अभी डायग्राम बताया है। दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे, दो और दोनों अपोजिट पोल में चले जाते हैं। फिर ये बन जाता है जो है दो टू न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक। फिर दो मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन और होती हैं। फिर 4 न्यूक्लियड से 8 न्यूक्लियड सेल स्टेज आ जाती है एम्ब्रियो सैक की। माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर हैं, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड बाय द इमीडिएटली सेल वाल फॉर्मेशन। मतलब कि न्यूक्लियस की डिवीजन होती रहती है लेकिन एकदम से जो है सेल वाल नहीं बनती। 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद क्या होता है, सेल वाल बनती है। जब 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं उसके बाद सेल वाल बनती है, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल। और तब ऐसा जब ऐसा होता है तो जो टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक है वो बनता है। अब जैसे कि 8 न्यूक्लियस थे तो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, उनमें से जो 6 न्यूक्लियाई 8 में से सराउंडेड बाय द सेल वाल, 6 के चारों तरफ तो सेल वाल आ जाती है एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल्स, और सेल बन जाती हैं। जो 2 न्यूक्लियाई बच गई हैं ये इनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये एग अपरेटस के नीचे जो है आ जाते हैं, जिनको इन द लार्ज सेंट्रल सेल, बीच वाली जो सेल थे वो लार्ज सेंट्रल सेल है उसमें ये आ जाते हैं जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। फिर 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द, 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाते हैं और 3 सेल जो हैं जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले गए उसको एग अपरेटस बोलते हैं। एग अपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ, अब एग अपरेटस में क्या होते हैं, 2 सिनर्जिड होते हैं, एक एग सेल होती है। सिनर्जिड्स का स्पेशल काम क्या है, उसके पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है एट द माइक्रोपाइलर टिप पे, उनको फिलीफॉर्म अपरेटस बोल देते हैं। विच प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द, जिसका कि इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स, पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। 3 सेल्स आर एट द चैलेंजल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल्स, एंटीपोडल बोल देंगे। लार्ज सेंट्रल सेल है वो है नीचे, हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, उसके में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। दस ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट मेच्योरिटी क्या है, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड। ये जो है हमारा इसका एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है, आगे देखते हैं। या तो एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन करो या फिर आपको मेंशन वेरियस डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल पोलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। या तो ये करना है आपको, जो है सेल पोलिनेशन को रोकना है और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देना है। तो कौन से वेरियस डिवाइसेस जो ऐसा करने में हेल्प करते हैं, चलिए देखते हैं। Flowering plants have developed many devices to discourage cell pollination to encourage क्रॉस पोलिनेशन। डाइकोगैमी बोलते हैं, इसका मतलब है स्टेमन्स और स्टिग्मा जो है ऑफ बाइसेक्शुअल फ्लावर्स मेच्योर एट डिफरेंट टाइम टू प्रिवेंट ऑटोगैमी। वो डिफरेंट टाइम पे जो है क्या होते हैं, मेच्योर होंगे ताकि ऑटोगैमी रुक सके। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है और प्रिवेंट सेल पोलन फ्रॉम द फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। पिस्टल में क्या करते हैं, पोलन ग्रोथ की जो है पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन को और ग्रोथ को रोक देते हैं। इससे फिर ऑटो सेल पोलिनेशन नहीं होएगी। हर्कोगैमी क्या होती है, इसमें जो एंथर और स्टिग्मा है वो डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस्ड हैं, उनको डिफरेंट जगह पर चले गए हैं ताकि जो पोलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ताकि उसके कांटेक्ट में न आ सके सेम फ्लावर के उसमें। यूनिसेक्सुअलिटी देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स टू प्रिवेंट सेल पोलिनेशन, यानी कि ऐसे पौधे हैं जिन्होंने अपने एक ही तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस किए, उनको बोलेंगे यूनिसेक्सुअलिटी। जैसे पपाया का एग्जांपल दे रखा है, उसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं डिफरेंट प्लांट्स पे, और मेल फ्लावर तो स्टेमन प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो हम प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से ये 4 मेथड हैं, डाइकोगैमी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, हर्कोगैमी, यूनिसेक्सुअलिटी, जिसके कारण जो है हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ग्रास होपर एंड बर्ड्स। में सेक्स डिटर्मिनेशन बतानी है।
इसके इंटरनल चॉइस में डोमिनेंस वाला दे रखा है। व्हाट इज डोमिनेंस? वाई आर सम अलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव। देखिए ग्रास होपर में सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे तो इसमें एक्सो टाइप होती है और इसमें एक्सो सिस्टम से इसको डिटरमाइन करेंगे। फीमेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। फीमेल जो ग्रास होपर होती है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और वो होमोगैमेटिक होता है, प्रोड्यूसिंग ओनली एक्स कैरिंग एग्स। जो मेल है ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम है एंड नो वाई क्रोमोसोम्स आर हेट्रोगैमेटिक। यानी कि फीमेल तो जो हो गई वो होमोगैमेटिक हो गई, जो मेल है उसके पास वाई की जगह एक वाई एब्सेंट हो जाता है तो ये हो गया हेट्रोगैमेटिक। मेल गैमेट स्पर्म जो है 2 तरह के होते हैं, हाफ कैरी एन एक्स क्रोमोसोम। हाफ पे एक्स क्रोमोसोम होंगे और हाफ पे जो है कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द स्पर्म दैट फर्टिलाइज द एग। अब जो फर्टिलाइज करेगा एग के साथ उसी से ऑफस्प्रिंग का पता चलेगा। इफ़ एन एक्स कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइज टू द एग द ऑफस्प्रिंग इज फीमेल। इफ ए स्पर्म विदाउट एन एक्स फर्टिलाइजेस द एग ऑफस्प्रिंग इज मेल। इस तरह से ये हो जाएगा। बर्ड्स में देखते हैं, बर्ड्स में ZW टाइप होती है। इन बर्ड्स में सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द ZW सिस्टम। Males have 2 Z chromosomes and are homogametic, producing the only Z carrying capacity, Z carrying sperm. Females have 1 Z and 1 W chromosomes, ZW, and are heterogametic. जो फीमेल्स होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, एक Z क्रोमोसोम होता है, एक Y होता है। सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द एग। यहाँ पर फीमेल डिटरमाइंड करेगी बेबी का सेक्स। एक्स कैरी आइदर ए Z और W क्रोमोसोम। एक्स या तो Z क्रोमोसोम को कैरी करेगी या वाई को। इफ़ ए जेड कैरिंग एग इज फर्टिलाइज्ड बाय जेड कैरिंग स्पर्म द ऑफस्प्रिंग इज मेल। दोनों जेड आ जाएंगे तो मेल हो जाएगी। इफ डब्ल्यू कैरिंग एग इज फर्टिलाइज्ड बाय ए जेड कैरिंग स्पर्म द ऑफस्प्रिंग इज फीमेल, तो वो ऑफस्प्रिंग क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी, ZW। तो इस तरह से हम इसका सेक्स डिटरमिनेशन कर सकते हैं। अगला था डोमिनेंस क्या है और कैसे होता है ये डोमिनेंस। सम अलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव। डोमिनेंस इज ए जेनेटिक फिनोमिना। डोमिनेंस क्या होता है? जेनेटिक फिनोमिना होता है जहाँ पर वन अलील मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर अलील। एक अलील जो है, जो डोमिनेंट अलील है, वो रिसेसिव अलील के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है। और फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेट इन ए हेट्रोजाइगोट। किसी स्पेसिफिक ट्रेट जो कि हेट्रोजाइगोट में है उसमें ऐसा होता है क्योंकि उसमें एक कैपिटल होता है, एक स्मॉल होता है। जो कैपिटल वाला डोमिनेंट होता है तो स्मॉल वाले उसको उसका प्रभाव दबा के रखते हैं, मास्क कर देते हैं। ए जीन दैट कंटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। एक जीन के पास है, एग्जाम्पल हो गया, एक जीन है उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है एंजाइम बनाने की, उसकी 2 कॉपी होंगी यानी 2 अलील हो गई उसकी जीन की। नॉर्मल अलील अगर है तो वो नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस कर देगा जो उसकी ज़रूरत पड़ती है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जो उसकी ज़रूरत पड़ती है उसको कर देगा। मॉडिफाइड अलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ये मॉडिफाइड अलील है, इसका देखो पहला है द नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम होगा, नॉर्मल होगा या लेस एफिशिएंट एंजाइम है, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर ही देगा। द मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू द, जो मॉडिफाइड, इसमें जो मॉडिफाइड अलील होती है वो अनमॉडिफाइड के इक्वल होती है और वो प्रोड्यूस करती है सेम फिनोटाइपिक ट्रीट। That is the result in the transformation of substrate S. Such equivalent allele pairs are very common. ऐसे बहुत से कॉमन होते हैं जिसमें जो है सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब कंडीशन ये ऐसी हो, नॉन फंक्शनल जीन एंजाइम हो या नो एंजाइम एट ऑल, तो इसमें सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इन बोथ दीज केसेस इनमें फिनोटाइप जो है वो इफेक्ट हो जाती है। इन दोनों में अगर नॉन फंक्शनल है या फिर नो एंजाइम एट ऑल, तो इसमें क्या होगा, उसके जो हैं दोनों ही फिनोटाइप जो इफेक्ट हो जाती हैं। द फिनोटाइप विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। वो जो फिनोटाइप किस पे डिपेंड है? अनमॉडिफाइड, यानी किसी कोई भी मॉडिफिकेशन ना ही हो, अनमॉडिफाइड अलील में जो है डिपेंड करती है। अनमॉडिफाइड जो अलील होती है विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट अलील। अनमॉडिफाइड वो अलील है जो कि रिप्रेजेंट करती है ओरिजिनल फिनोटाइप को, डोमिनेंट अलील वही होंगे। एंड द मॉडिफाइड अलील इज जनरली द रिसेसिव अलील।
द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज़ प्रोड्यूस्ड। तो वो क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है जब वो एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो इस तरह से ये है इसका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर क्राई प्रोटीन्स, नेम द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस इट, हाउ हैज मैन एक्सप्लॉइटेड दिस प्रोटीन फॉर बेनिफिट्स। देखिए थोड़ा सा यहाँ लिख रखा है, बीटी टॉक्सिन्स जीन जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड। बिना किसी उसके इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम बीटी टॉक्सिन से उसको रेजिस्टेंस कर देते हैं। एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन एक्सेट्रा। ये सारी जेनेटिकली ट्रांसफर्ड मॉडिफाइड जो है प्लांट्स हैं। अगला देख लेते हैं, क्राई प्रोटीन क्या होता है। क्राई प्रोटीन आर इंसेक्टिसाइडल होते हैं, इंसेक्ट को मारने वाले होते हैं। क्रिस्टल टॉक्सिन होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाते हैं, टॉक्सिन होते हैं। एनकोडेड बाय द क्राई जीन्स, और उसको कौन कोड करता है, क्राई जीन्स। क्राई जीन्स क्या है, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बनाती है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया कौन है, बेसिलस थुरिनजेनेसिस, बेसिलस थुरिनजेनेसिस। ह्यूमन एक्सप्लॉइट दिस प्रोटीन, कैसे एक्सप्लॉइटेशन करता है ह्यूमन, बाय इनकॉर्पोरेटिंग क्राई जीन्स इनटू क्रॉप्स। क्या करते हैं, क्राई जीन्स तो हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं क्रॉप्स के अंदर, जैसे बीटी कॉटन भी बीटी कोड है इनके पत्ते में डाल देती है, टू क्रिएट ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ताकि जो एनिमल हो वो ट्रांसजेनिक हो जाए। दैट आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट, ये पेस्ट के रेजिस्टेंट होते हैं। रिड्यूसिंग द नीड फॉर केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, और केमिकल इंसेक्टिसाइड पर इनकी निर्भरता कम हो जाती है। द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द जीन्स, आप देखिए कौन कौन से प्रोटीन को एनकोड करता है, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म्स, दैट ऑफ द क्राई 1AB कंट्रोल्स द कॉर्न बोरर। इस तरह से ये जो है क्राई प्रोटीन वाला हमारा ये कंप्लीट हो गया है 2018 का सेट सी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन का आइकन बटन दबाना है लेटेस्ट अपडेट के लिए। अगली वीडियो के लिए अगली वीडियो हम 2018 का सेट सी लेकर आएंगे, और उसके इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।